गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th का सिविक्स है जो अपनी शुरू होती है फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी होती क्या है इसके बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब हम शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में न देकर अलग अलग व्यक्तियों को सौंप देते हैं उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। क्योंकि अगर शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होगी, नंबर एक तो वो निरंकुश हो जाएगा और वो बिल्कुल भी किसी की भी नहीं सुनेगा। अंडरस्टैंड। और सेकेंडली क्या है कि जो शासन की शक्तियाँ अगर उसके हाथ में होंगी ना, वो सारे काम अकेला इतनी अच्छी तरह से भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो शासन की शक्तियाँ हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में को दे दी जाती हैं। इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है आपने देखा है, शासन की शक्तियों का बंटवारा करके शासन के 3 अंग बना दिए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपको पता होगा विधायिका क्या होती है, शासन का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है, जो कानून बने हैं ना उनका क्रियान्वयन करवाता है। और न्यायपालिका क्या होती है, जो गलत काम करने पे दंड दे सकती है, जो देखती है कि कौन सही है कौन गलत है। अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी को समझाने के लिए 2 देशों का एग्जाम्पल दिया गया है, बेल्जियम का और श्रीलंका का। अंडरस्टैंड, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। बेल्जियम क्या है, बेल्जियम के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, लगभग अपने हरियाणा जितना, यानी इसका क्षेत्रफल है और जो पॉपुलेशन है हरियाणा जितनी है। ठीक है, अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी, और यही यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। ठीक है, अब इन्होंने बेल्जियम का एग्जाम्पल क्यों दिया कि बेल्जियम में क्या समस्या थी। ठीक है, 59% डच भाषी, यानी जो समाज था, जनसंख्या थी, उसमें 59% लोग डच भाषा बोलते थे, 18% तमिल भाषा बोलते थे, 7% ईसाई थे जो डच और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि 59% फ्लेमिश इलाके में रहते थे, डच भाषा बोलते थे। फ्लेमिश क्या है, बेल्जियम में एक इलाका है, वहाँ पे ये रहते थे और ये कौन सी भाषा बोलते थे, डच भाषा। 40% जनसंख्या जो है बेलोनिया में रहती थी, वो फ्रेंच भाषा बोलती थी, और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। अंडरस्टैंड। अब 80% लोग हैं जो ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% डच भाषा बोलते थे। डच अल्पसंख्यक थे। अब अल्पसंख्यक क्या होता है, जिसकी संख्या कम हो। बहुसंख्यक क्या होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। लेकिन वो धनी और ताकतवर थे। आपको पता है कि समाज में दबदबा किसका बना होता है, जो धनी और ताकतवर हो। लेकिन क्या होता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी इतनी अच्छी से की गई कि वहाँ पे कोई टकराव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संविधान में कानून बनाया गया जिसमें केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या दोनों भाषा वाले जो थे लोग उनकी आधी आधी ली गई। कभी भी एक तरफा निर्णय नहीं होगा इस प्रकार से। दूसरा क्या है, वहाँ पे भी क्षेत्रीय सरकारें बना दी गई, जैसे अपने राज्य सरकारें होती हैं। डच भाषी एरिया में वहाँ बना दी और फ्रेंच भाषी में क्षेत्र में बना दी। अब आगे क्या है कि सामुदायिक सरकार, जैसे अपने यहाँ नगर निगम और नगर पालिका वगैरह होती है ना, तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार भी बना दी, तो वे वहाँ पे अपना काम देखते रहे। इस प्रकार से बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी ठीक तरह से की गई। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, श्रीलंका का एग्जाम्पल। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी अच्छी तरह से न होने के कारण गृह युद्ध छिड़ गया। पहली बात तो गृह युद्ध क्या होता है, जब किसी देश के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव या झगड़ा होता है, यानी या चाहे धर्म को लेकर हो चाहे जाति को लेकर हो, उसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या होता है, वहाँ पे जो सिंहली भाषा है उसके 40% यानी जो पॉपुलेशन है 74% सिंहली भाषा बोलता है उसका, और 18% तमिल भाषा बोलता है, और तमिल और 7% ईसाई हैं। ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंहली भी और तमिल भी। तमिल भी वहाँ 2 प्रकार के हैं, तो मूल के का मतलब जिनके पूर्वज शुरू से ही श्रीलंका में रहते थे। लेकिन कुछ है हिंदुस्तानी तमिल का मतलब क्या है कि जब हिंदुस्तान में, इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था, तो कुछ लोग बागानों में काम करने के लिए वहाँ चले गए थे, और जो हिंदुस्तानी तमिल हैं उनकी संतानें हैं। अंडरस्टैंड। वो जो सिंहली भाषा है के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो और कुछ हिंदू और मुस्लिम भी हैं वहाँ पे।
ईसाई भी हैं 7%। ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। लेकिन जो सिंहली व तमिल हैं वो उनमें टकराव हो जाता है, क्योंकि संख्या की वजह से। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद मैंने पहले ही बताया, जब संख्या ज़्यादा होती है किसकी है? सिंहलियों की। जो सिंहलियों ने क्या किया शासन में, जब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, इस पे भी औपनिवेशिक शासन था, तो इन्होंने शासन को अपने हाथ में लेना चाहा कि सारी हमारी ही चलनी चाहिए। अंडरस्टैंड? और 1956 में 1956 में क्या हुआ? सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और तरह तरह के उनको फायदे दिए जाने लगे। विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से और एक कानून बनाया गया कि सिंहलियों के धर्म को, यानी बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया जाएगा। तो क्या ऐसा करने से तमिल चुप रहेंगे? नहीं। तो इसलिए श्रीलंका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको? अब आगे क्या है? कुछ क्वेश्चन है। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है? जब जो शासन के अलग अलग अंग यानी रहकर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करते हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। और एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि जब सत्ता का बंटवारा उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक की सरकारों में बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अंडरस्टैंड? इसके क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना बेटा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई दिक्कत होगी जब अपने स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपको अगेन भी इसको करवा दूंगी। अंडरस्टैंड? थैंक यू।